Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to start enzymes unit 3. इससे पहले जो है वो हमने पहले जो वीडियो बनाई है उनमें सेल बायोलॉजी को पहले डिस्कस किया, सेल का ऑर्गेनेलिज, फिर जो है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, देन फिर हमने बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वैक्सीज वगैरह को डिस्कस किया है। ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इस यूनिट के जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंटेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एंजाइम्स का स्ट्रक्चर, कि एंजाइम्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, फिर इसके डिफरेंट पार्ट यानी एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, देन को फैक्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, को एंजाइम्स वगैरह, फिर एंजाइम्स एक्शन यानी इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है और लॉक एंड की मॉडल क्या है, ये दोनों, देन एंजाइम्स कैसे जो है ना स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, फिर हम डिफरेंट एनर्जी जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जो किसके में रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इसमें हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम, और एंजाइम्स के लिए जो है ना वो फिर थर्मो जो फिलिक बैक्टीरिया उनके लिए पीएच रेंज देखेंगे, पीएच डिफरेंट एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेपेन की देखेंगे, देन हम एंजाइम्स का एक्टिव देखेंगे कि किस तरह जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होती है वो रिएक्शन को एक्सक्यूज मी इफेक्ट करती है। देन फिर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखेंगे, फिर हम ग्राफ देखेंगे कैसे जो डिफरेंट टेम्परेचर पे एंजाइम्स वर्क करते हैं, देन हम फिर एंजाइमेटिक इनहिबिशन देखेंगे कि एंजाइम्स की कैसे एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, इनहिबिटर्स देखेंगे कौन सी चीज़ें उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करती हैं, इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स देखेंगे, देन फिर फीडबैक इनहिबिशन और क्लासिफाई करेंगे कि कैसे एंजाइम्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, और एंड पे जो है ना वो एंजाइम्स को जिस तरह क्लासिफाई किया जाता है लाइपेज, डिस्टेज और डायस्टेज, अमाइलेज, प्रोटीज वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर के स्टार्ट में यही कह रहे हैं कि वो आपने 9th में और 10th में बायोलॉजी में काफ़ी कुछ जो है ना इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है ना हम सबसे पहले देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। तो तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल द सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कि एक सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो अब ये रिएक्शन कहता है कि हैव टू बी कैरिड आउट वेरी क्विकली। ये इन रिएक्शंस को क्योंकि बहुत क्विकली होना चाहिए ताकि जो हमें प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करें, जो यूटिलाइज करें हम वेरियस लाइफ एक्टिविटी इन सेल, जिसकी वजह से सेल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। अब यहाँ तक थे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब हम डेफिनेशन देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं और एंड देयरफॉर दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। क्या होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और खुद उसमें यूज भी नहीं होते। ये एंजाइम की डेफिनेशन है कि एक तो ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, इसीलिए ये एंजाइम्स की जो केमिकल रिएक्शन है उनकी स्पीड, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, और खुद उसमें कंज्यूम भी नहीं होते। अब जो सम कॉमन प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स की, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि ये केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में एक रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, कि रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। नंबर 3 पे है कि हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर के लिहाज से ये बहुत हसास होते हैं, यानी थोड़ी सी ऑप्टिमम पीएच होती है उससे थोड़ी सी ऊपर हो जाए या कम हो जाए तो ये फिर वो प्रॉपर उस तरह फंक्शन नहीं करते। यही बात टेम्परेचर के लिए भी होती है। आइदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। इतने स्पेसिफिक होते हैं कि एक खास इन रिएक्शन में एक खास एंजाइम ही एक खास चीज़ के लिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए खास एंजाइम ही होगा, फिर स्टार्च के लिए वहाँ पे मोर अगर उसको स्पेसिफिक करें तो स्टार्च के लिए खास स्पेसिफिक होगा। कैन वर्क इन विवो, विवो एज वेल एज इन विट्रो। अब विवो क्या होता है कि कुदरती तौर पर जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें, और विट्रो होता है कि किसी आप मीडियम में उनको काम करते हैं, तो कहते हैं दोनों में वर्क कर सकते हैं। सम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी, कुछ जो पॉइंट्स वगैरह इसके साथ अटैच होते हैं वो भी इसको चाहिए होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी में। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को भी ये कम करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तो ये उसको लोअर करते हैं। ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ जो है ना उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यही एंजाइम का फंक्शन है, सिर्फ स्पीड को ये जो है वो इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है एंजाइम का स्ट्रक्चर। अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक होते हैं राइबो एंजाइम्स,
राइबो एंजाइम्स को छोड़ के बाकी तमाम जो ऑल एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जो मेड अप होते हैं ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स के। कि राइबो एंजाइम्स को छोड़ के बाकी जितने एंजाइम्स हैं वो सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और बने होते हैं वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स के। अब राइबो एंजाइम्स में क्या फ़र्क है? राइबो एंजाइम किस तरह के होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं वो ओनली एंजाइम्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं ऑफ आरएनए एंड आर फाउंड इन राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल कहता है कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है इज अ राइबो एंजाइम। जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है वो एक राइबोसोमल राइबोसोम है, राइबोसोम है विच फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान। तो ये अब डिफरेंस हो गया कि राइबो एंजाइम्स क्या होते हैं और बाकी एंजाइम्स के बारे में वो कह रहा है कि जो बाकी तमाम एंजाइम है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। उनमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि जो सिर्फ राइबोसोम्स है वे इनमें आरएनए होता है और ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है जी शेप ऑफ एंजाइम्स एंड कंपोनेंट ऑफ एन एक्टिव साइट। अब शेप ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस बात कर चुके हैं ऊपर। इनका मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो वो रेंजिंग है फ्रॉम 10,000 टू 1/1 मिलियन, यानी इतना जो है ना इनका वेट होता है 10,000 टू ओवर 1 मिलियन। सच एंजाइम जो है ना वो हैव टर्शरी, जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यानी कैटालिटिक एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एक लोकेटेड होती है, इसको एक्टिव साइट कहते हैं। कि जो पार्ट एंजाइम्स का जैसे ये है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी में टेक पार्ट करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट में अब क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग होते हैं, कुछ खास किस्म के चार्ज होते हैं। थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है और एक थ्री डायमेंशनल कैविटी है, तीन डायमेंशन वाली कैविटी है। तो यही वो कहता है कि पहले तो उसने बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो इनका वे अगर देखा जाए तो प्रोटीन है नेचर में, और इनका वेट जो है वो 10,000 टू होता है ओवर 1 मिलियन। और अगर इनकी एंजाइम देखें तो ये टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं। इनकी स्पेशल जो एक साइट होती है जो एक्टिविटी में टेक पार्ट करती है जो पार्ट एंजाइम का, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट की कुछ खासियत है कि वहाँ पे जो होता है वो चार्ज होते हैं और थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है, यानी एंजाइम में खाली जगह होती है। जो सबस्ट्रेट होता है जो इसके साथ रिएक्शन बनाता है, जो इसको ये उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट क्या होता है? द रिएक्टेंट्स व्हिच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि ऐसी चीज जो जहाँ पे आके लगेगी एक्टिव साइट पे और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ना ये अटैच होता है एक्टिव साइट के साथ बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है इनके दरमियान। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में होता है। अब जो एक्टिव साइट है इसमें 3 to 12 यहाँ पे यानी 3 to 12 जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं इन पॉलीपेप्टाइड, जो स्कैटर्ड होते हैं यानी फैले हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, बट आर ब्रॉट टुगेदर इन ए पर्टिकुलर फैशन ड्यू टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फैले हुए होते हैं, लेकिन वो कहता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी इनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होने की वजह से इसके जो है ना वो पर्टिकुलर वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह प्रोटीन मॉलिक्यूल, टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन की वजह से। एक्टिव साइट जो अल्डोलेज के लिए होती है वो कंसिस्ट होती है ग्लाइसिन की, ये जो अल्डोलेज एंजाइम के लिए वो ग्लाइसिन की, हिस्टाडीन की एंड एलानिन अमाइनो एसिड उसमें होते हैं। कि एक्टिव साइट फॉर एल्डोलेज, एल्डोलेज के लिए जो एक्टिव साइट होती है उसमें ग्लाइसिन होती है, हिस्टाडीन होती है, एलानिन होती है और अमाइनो एसिड। इन एक्टिव साइट, अब एक्टिव साइट जो है ना वो कंसिस्ट होती है दो उसके फंक्शन रीजन होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है कैटालाइटिक साइट। अब बाइंडिंग क्या होती है? जो बाइंड करने में हेल्प करती है, और कैटालाइटिक वो है जो चीज़ को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि बाइंडिंग साइट और जो कैटालाइटिक साइट है वो क्या होती है। सम अमाइनो साइट जो है वो एक्टिव साइट विच मेक्स बॉन्ड विद सबस्ट्रेट कंस्टिट्यूट द बाइंडिंग साइट। अब क्या होता है कि जो बॉन्ड बनाती है, जो एंजाइम की साइट हेल्प करती है टू बॉन्डिंग विद अदर सबस्ट्रेट या फिर सबस्ट्रेट उसको बॉन्डिंग साइट कहते हैं। वाइल द अदर अमाइनो एसिड्स, और कुछ जो अमाइनो एसिड जो करते हैं कन्वर्जन करते हैं सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट, उनको हम जो है वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करते हैं उनको हम कैटालाइसिस कहते हैं, या फिर उनको उस साइट को जो साइट रिकॉग्नाइज करती है उसको हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं।
अब शेप जो होती है एक्टिव साइट की वो डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरह का सबस्ट्रेट के साथ जो है एंजाइम ने बॉन्डिंग करनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक ख़ास सबस्ट्रेट जो होगा वही जो है ना कैन अटैच टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्योंकि वो एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है, इसलिए वो स्पेसिफिक कोई आके सबस्ट्रेट ही उसके साथ अटैच होगा। सम टाइम जो होता है कोई बाज़ औक़ात क्या होता है कि रिलेटेड सबस्टेट कैन आल्सो पॉइंट टू द एक्टिव साइट के एक जैसे जो होते हैं वो रिलेटेड उसके साथ आके पॉइंट हो जाते हैं। अब कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, जो उसको नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं लेकिन उसको हेल्प करते हैं। अब सम एंजाइम आल्सो रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट वो रिक्वायर करते हैं जिनको कोफैक्टर कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अटैच नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल जो सिर्फ ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैचमेंट के लिए, बल्कि वो आल्सो जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इन कैटालिटिक प्रोसेस। ये दोनों वो में हेल्प करते हैं जो कोफैक्टर होते हैं। एक तो वो जो को-फैक्टर है उनको अटैच होने में भी या उनको सबस्ट्रेट को अटैच होने में भी हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरा वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसमें भी हेल्प करते हैं। फाइनल शेप जो होती है वो एक्टिव साइट की उसको एक्चुअली एस्टैब्लिश किया जाता है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ को-फैक्टर। को-फैक्टर जब उसमें ये जैसे है को-फैक्टर जब उसमें अटैच हो जाएगा तो ये उसकी फाइनल पे जो है वो पूरी एक शक्ल बन जाएगी। आप देखें यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये अटैच होगा, यहाँ पे ये होगा। तो ये प्रॉपर जो है ना वो होती है इसकी एक्टिव साइट। एन एंजाइम अब जो एंजाइम रिक्वायर करता है कोफैक्टर बिकम एक्टिव होने के लिए ओनली इफ द कोफैक्टर इज कंबाइंड विद इट, तो वो तभी जो एंजाइम रिक्वायर करता है कोफैक्टर को वो तभी एक्टिव होता है जब इसके साथ कोफैक्टर आके बाइंड होता है, कंबाइन होता है। इस एक्टिविटी को होलो एंजाइम कहते हैं, यानी एंजाइम्स को उसके जो कोफैक्टर है उसको कलेक्टिवली हम अगर एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर है तो उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे, और एंजाइम अगर कोफैक्टर उसके साथ बाइंड है तो फिर हम उसको होलो एंजाइम कहेंगे। अब ये डिफरेंस है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में। होलो एंजाइम ये हो गया कि जब उसके साथ एंजाइम के साथ कोई आके नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर इफ द कोफैक्टर इज नॉट अवेलेबल, अगर कोफैक्टर नहीं अवेलेबल तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है एंजाइम्स का कैटेगली वो कैटालिटिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसको हम एपो एंजाइम कहेंगे। ये जैसे है ये अब एपो एंजाइम है, ये लेकिन कैटालिटिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके साथ जो हेल्पर है जो असिस्ट करती है चीज़ वो नहीं है। तो ये एपो और हेलो एंजाइम में डिफरेंस था। ऑन द अदर हैंड द एंजाइम्स विच डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर, जो एंजाइम जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर नहीं चाहिए होता वो शो करते हैं एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट्स, वो दोनों स्टेट शो करते हैं। अब पेप्सिन जो है वो एग्जाम्पल है इस एंजाइम की, ये सेक्रेट करता है स्पेसिफिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे स्टोमक का वो एचसीएल रिलीज करता है, जो एचसीएल इस पेप्सिनोजिन को जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, यानी इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो पेप्सिनोजिन होती है। अब इस स्टेज में अगर देखा जाए तो 8 एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं इन दिस स्टेट। अब इस स्टेट में क्या होता है कि एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच होते हैं एक्टिव साइट के साथ, जो अलाउ नहीं करते बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट को, कि डज नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को हैंस इट रिमेन इनएक्टिव। तो ये इस वजह से इनएक्टिव रहते हैं। किस तरह इनएक्टिव रहते हैं कि इनके साथ कोई एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो इस एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, वो अलाउ नहीं करते जो सबस्ट्रेट है उनको ताकि वो उसके साथ बाइंड हो सकें, इसलिए ये इनएक्टिव है। अब होता क्या है कि जब पेप्सिनोजिन एक्सपोज होता है एचसीएल में, एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमिक एक्टिविटी में गैस्ट्रिक जूस वगैरह में होता है स्टोमिक में एलसीएल, वो एचसीएल क्या करता है कि स्टोमिक जो कैविटी है उसमें पाया जाता है, तो एडिशनल जो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं उनको वो एचसीएल रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं वो एपो एंजाइम से होलो एंजाइम यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम पेप्सिनोजिन से ये दोबारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss types of cofactor. So previous video में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं कि कोफैक्टर्स कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कोफैक्टर है क्या? कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम को एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर हैं वो डिफरेंट मेटालिक आयन्स हैं जिसमें आता है जी के फेरिक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ईटीसी एक्स्ट्रा, यानी ये सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड हुई होती हैं, उसकी जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे,
और उसको रिएक्शन करने में यानी उसको तमाम जो एक्टिविटी करने में हेल्प करती हैं। ये ओनली जो है ना दीज आर दी ओनली अटैच टू द एंजाइम्स, ये सिर्फ एंजाइम के साथ अटैच होती हैं व्हेन सबस्ट्रेट गेट बाइंड, कि सिर्फ ये उस वक्त एंजाइम के साथ अटैच होती हैं जब सबस्ट्रेट जो है ना वो गेट्स पॉइंट्स, जब सबस्ट्रेट उसके साथ एंजाइम के साथ बाइंड होता है। दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स, यानी ये डिटैच हो जाते हैं दोबारा। सच कोफैक्टर्स आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स, इनको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्लूकोज था प्लस एटीपी। अब इसमें जो थे वो हेक्सोकाइनेज और जो मैग्नीशियम आयंस, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है, प्लस उसके साथ जो है ना वो मैग्नीशियम आयंस है, और ये दोनों उसके एक्टिविटी में इन दोनों को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है प्लस एटीपी। तो ये थे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स के, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इसमें पहली चीज़ उसने बताई कि जो कोफैक्टर हैं वो डिफरेंट मेटालिक आयन हो सकते हैं, जिनमें फेरिक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है। अब ये अटैच होते हैं उस वक्त जब सबस्ट्रेट बाइंड होने को आता है एंजाइम के साथ, ये डिटैचेबल हैं, और को इन फैक्टर्स को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, यानी दूसरे वर्ड में को फैक्टर को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। ऑर्गेनिक जो को फैक्टर है, अब जो ऑर्गेनिक को फैक्टर है वो इधर कह सकता है को एंजाइम भी हो सकते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी। अब हम पढ़ेंगे को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फर्क होता है। तो को एंजाइम जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, वो विटामिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, यानी विटामिन ए बी सी डी के डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि एटीपी जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनएडी और एफएडी, ये कॉमन जो है वो को एंजाइम्स हैं। लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह ये भी अटैच होते हैं एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर आके साथ बाइंड होता है, और दे आर आल्सो डिटैचेबल फैक्टर्स, ये भी डिटैचेबल फैक्टर्स हैं। अब इसके एग्जांपल में उसने दिखाया कि एथाइल अल्कोहल है, अब इसमें एक जो एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और प्लस एनएडी जो है वो इसमें कोफैक्टर है, जिसको हम को एंजाइम कहते हैं। और दूसरा बनता क्या है, एसिटाल्डिहाइड प्लस एनएडी। तो ये था कोफैक्टर। देन फिर जिनको एक्टिवेटर कहते हैं कोएंजाइम। अब कोएंजाइम और दूसरा इसके साथ आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो कोफैक्टर जो इसके साथ कलेक्टिवली बॉन्डेड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम्स के साथ, और ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ और डीअटैच नहीं होते आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी ये टाइटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम के साथ। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप दोज कोफैक्टर व्हिच आर टाइटली बॉन्ड टू द एंजाइम्स, जबकि जो कोएंजाइम होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। तो ये एक तो कोवलेंटली बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, और दूसरा ये है कि ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, और ये आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन डिटैच नहीं होते। आयरन कंटेनिंग कहता है कि इन आयरन कंटेनिंग जो वो परफरीन है, रिंग अटैच टू द सम एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम्स इन द एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये इसकी जो है ना एग्जांपल में आता है, जो परफरीन रिंग अटैच होता है कुछ एंजाइम के साथ जिस तरह साइटोक्रोम्स हैं। तो ये एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to talk about mechanism of enzyme action. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फिर हमने पढ़ा कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स के दिन हमने टाइप पढ़े, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क होता है। अब हमने देखना है मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम एक्शन कैसे करता है। तो एंजाइम इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के वो रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज करता है, सबस्ट्रेट सबसे पहले तो बाइंड होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे। कि एंजाइम होता है उसकी ऐसे बनी होती है एक एक्टिव साइट, ये जैसे हो, तो इसके साथ वो आके सबस्ट्रेट जो होता है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले तो एंजाइम इसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड होता है टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब ये दोनों, यानी ये एंजाइम था ये सबस्ट्रेट था, दोनों मिले हैं तो ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया दोनों का मिल के, जब वो जुड़ गए हैं। देन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो अब सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है पी में, यानी लेकिन एंजाइम अपनी जगह वहीं पे है। वाइल इट इज अटैच टू द एंजाइम्स ईपी कॉम्प्लेक्स, जबकि ये अभी अटैच हैं दोनों, और इसमें ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया और ये एंजाइम का वहीं का वहीं है। एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज रिलीज, और फाइनली क्या होता है, एंड पे प्रोडक्ट रिलीज हो गया है, दस अलाउइंग द एंजाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और एंजाइम्स को फिर से मौका मिलता है कि वो नया रिएक्शन स्टार्ट करे किसी और सबस्ट्रेट के साथ। ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। Actually, the enzymes can make the local conditions inside the active site quite different from those outside.
क्या कहते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो इनके पास पावर और एबिलिटी होती है कि कैन मेक लोकल कंडीशन इनसाइड, कि वो अपने अंदर की जो कंडीशंस हैं इन द एक्टिव साइड क्वाइट डिफरेंट, वो डिफरेंट कर सकते हैं फ्रॉम दीज आउटसाइड। आउटसाइड जो पीएच वाटर और कंसंट्रेशन होती है या चार्ज होता है, उससे वो एंजाइम अपने अंदर वाली जो कंडीशन है उसको चेंज करते हैं, सो दैट द रिएक्शन इज मोर लाइकली टू हैपन। तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सबस्ट्रेट इज टू बी स्प्लिट, कि अगर एक सबस्ट्रेट ने जो है ना उससे जुदा होना है, ए बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच, बॉन्ड स्ट्रेच होता है बाय द एंजाइम मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक, ताकि वो इजीली टूट जाए। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन में कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और फिर वो कैसे ये प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम एक्शन के मॉडल, एंजाइम एक्ट किस तरह करता है, इसके बारे में दो मॉडल हैं। एक वो तो हमने नाम सुना होगा, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड मॉडल। अब जो लॉक एंड की मॉडल है उसके मुताबिक ये है कि जो एंजाइम है वो एक्ट करते हैं एज अ की, वो जो सबस्ट्रेट होता है वो एक लॉक होता है, और एक स्पेसिफिक, जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह बिल्कुल एक खास सबस्ट्रेट के लिए एक खास एंजाइम ही होता है। जबकि इनने कहा था कि जो एंजाइम है, ये जो सबस्ट्रेट है वो एक ताले की तरह रिजिड होता है, सख्त होता है, वो चेंज नहीं होता उसमें कुछ भी, और एंजाइम उसमें एज अ की एक्ट करती है और उसी से वो लॉक ओपन हो सकता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक है कि वो जो एक्टिव साइड होती है वो इतनी रिजिड नहीं होती, बल्कि जब वो दोनों आपस में एडजस्ट होते हैं तो वो रीशेप कर लेती है जो एक्टिव साइड होती है या एंजाइम खुद को। तो ये हम अब स्टडी करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो मैकेनिज्म है ऑफ एंजाइम एक्शन उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टू डिफरेंट मॉडल की मदद से। एक है जी एम एल फिशर ने जो प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल, इसको एम एल फिशर ने प्रपोज किया था इन 1894 में। 1894 में लॉक एंड की मॉडल प्रपोज बाय एम एल फिशर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब इस मॉडल के मुताबिक ये था कि जो एक्टिव साइट होती है ऑफ द एंजाइम्स हैव डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर, कि वो सख्त होती है और उसकी एक डेफिनेट शेप है। शेप जो एक्टिव साइट होती है वो कंपैरेटिवली टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, वो बिल्कुल जो है ना कम्प्लीमेंट्री शेप होती है ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कम्प्लीमेंट्री होती है बिल्कुल उसकी, जो जिसमें वो एडजस्ट होते हैं उस तरह की शेप होती है। देयरफॉर जो है ना वो कहता है कि एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो एक्टिव साइट है उसके साथ बाइंड हो सकता है। यानी एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जैसे ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, रिजिड है, और ये सबस्ट्रेट है, ये इसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही इसमें आके अटैच होगा, ये कॉम्प्लेक्स बना और यहाँ पे प्रोडक्ट बन के वो निकल के और बाकी एंजाइम बच गया। एक्टिव साइट इसके मुताबिक जो लॉक एंड की मॉडल है, इसके मुताबिक ये है कि जो एक्टिव साइट है वो अनचेंज रहती है ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन, वो सेम रहती है और रिएक्शन के दरमियान भी और बाद में रिएक्शन के भी। लॉक एंड की मॉडल जो है ना ये अज्यूम करते हैं कि लाइक वो ये कहते हैं कि जिस तरह एक प्रॉपर पर्टिकुलर की ही ओपन कर सकती है पर्टिकुलर लॉक को, इस तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम की जो है वही एक्ट करता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, जो एक लॉक है। सबस्ट्रेट यानी एज अ लॉक है और एंजाइम एज की है। एक्चुअली दे नोटिस, एक्चुअली जो नॉस्ट पोर्शन होता है ऑफ द की, जो नॉस्ट पोर्शन है की का, वो कहते हैं इज इक्विवेलेंट टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये जैसे है, ये जिस तरह की का एक पूरा होता है नॉच, वो कहता है कि इस तरह जो है ना सबस्ट्रेट का जो एंजाइम का नॉच है वो उसमें प्रॉपर फिट आता है। इट रिफ्लेक्ट दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। ये कहता है कि एंजाइम जो है ना इसके मुताबिक ये था कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक जो है ना सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन में ही कैरी आउट करते हैं, पार्ट लेते हैं ये एंजाइम, क्योंकि उनकी शेप इस तरह की है, वो किसी और चीज़ में हिस्सा नहीं डाल सकते, वो उसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे जो उनके साथ फिट आएगा। तो इसने इस बात के बाद वो ना अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, कि एंजाइम जो है ना वो पार्टिकुलर, वो कह रहा है पर्टिकुलर जो है ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनके इस फंक्शन को विच वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इस काम को नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम यानी लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। However, this model is exercised by very small number of enzymes. For example, sucrase। क्या कहता है कि ताहम ये जो था मॉडल, ये लॉक एंड की मॉडल वाला, ये कुछ स्मॉल नंबर पे ही अप्लाई हुआ, एक्सरसाइज हुआ, जिसमें आता है सक्रेज, आता है माल्टेज, आता है। The ability of enzymes to catalyze one specific reaction is perhaps its most significant property। तो कहता है कि एंजाइम की यही एक खासियत है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन को शायद परफॉर्म करता है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। ऑल दो वो कहता है कि मैनी एंजाइम जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट दे कैटलाइज। तो कहता है कि जो कुछ एंजाइम्स हैं, मैनी एंजाइम्स हैं, वो ब्रॉड रेंज ऑफ जो है ना वो स्पेसिफिसिटी टुवर्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट शो करते हैं।
When one enzyme can catalyze only one substrate and essentially no other, it is called absolute specificity, यानी यूरिएज। कहता है कि जब कोई एंजाइम एब्सोल्यूट जो स्पेसिफिसिटी है कि जब कोई एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को उसके साथ बाइंड होगा और कैटालाइज करेगा, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, जिसको यूरेज इसकी एग्जांपल है। जिस तरह यूरिया प्लस वाटर बनता क्या, यूरेज एंजाइम है और उसमें ये अमोनिया बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये था जी लॉक एंड की मॉडल। अब दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कोशलैंड ने प्रपोज किया था 1959 में। अब इस मॉडल के मुताबिक ये है कि जो एक्टिव साइट है उसने कहा था कि रिजिड है, इसने कहा कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। इसलिए जब ये फ्लेक्सिबल है तो देयरफॉर इनने ये कहा कि ये खुद को मॉडिफाई कर लेती है, इट इज मॉडिफाई एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम के। जब एंजाइम के साथ रिएक्शन बनाने में आती है बात, तो तब ये खुद को थोड़ा मॉडिफाई कर लेती है, तब्दील कर लेती है, एडवांस कर लेती है। तो अमाइनो एसिड्स, वो कहता है अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट बनाते हैं, विच मेक द एक्टिव साइट्स आर मोल्ड इनटू ए प्रिसाइज शेप विच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन मोर इफेक्टिवली। कहता है कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं एक्टिव साइट में प्रोटीन के, यानी बिल्डिंग ब्लॉक, तो वो खुद को थोड़ा रीशेप कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो सबस्ट्रेट होता है उसमें फिट आते हैं और वो कैटालिटिक जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करता है। जो change which is in induced is in the shape of active site is responsible for the conversion of substrate into product। कि जो उसमें तब्दीली इंड्यूस होती है उसकी वजह ही वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। एज द रिएक्शन, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है, एक्टिव साइड जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो दोबारा फ्लेक्सिबल होती है, दोबारा जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाती है, और मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट टू अचीव वन एक्टिव साइड। कि वो कहता है कि फिर जो है ना मोर देन वन टाइप ऑफ जो है ना रिलेटेड, एक तरह के जो है ना एक से ज्यादा जो सबस्ट्रेट हैं वो उसके साथ एक्टिव साइड के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। देयरफॉर जो है ना एक एंजाइम जो कैरी आउट करता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। तो इस तरह एक एंजाइम जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन परफॉर्म करता है। एग्जांपल जो है इसकी वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो ऐड करता है ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, और एज वेल एज कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड। तो ये इसकी एग्जांपल दे रहा है कि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक उसने कहा कि एक एंजाइम ये है, ऑक्सीजन जो जिसमें ऐड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो प्रॉपर जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम दिया, और दूसरा फॉर्मेशन होती है कार्बोनिक एसिड की एंड बाइकार्बोनेट्स की ब्लड में। अब जो एंजाइम्स फॉलो करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उनको रेगुलेटरी या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, जबकि उधर क्या था, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। एग्जाम्पल में आता है हेक्साकाइनेज। अब जैसे जो है वो एच बी यानी हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड और ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो इसमें कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बोनिक हाइड्रेज इसमें एज एक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा और फिर कार्बोनिक हाइड्रेज की मदद से H+HCO। ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके मुताबिक ये देखें, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक कैसे जो है ना एंजाइम है, इसकी ये साइड फ्लेक्सिबल है, जैसे ही इसमें सबस्ट्रेट इंटर हुआ था इसने खुद को मोल्ड कर लिया। देखें उसको अंदर जो है वो उसने इनकल्प कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है ना वो उसने प्रॉपर उसमें तब्दीली करके उसको प्रोडक्ट बना के वो निकल गया, तो बाकी एंजाइम दोबारा अपनी शक्ल उसने गेन कर लिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna talk about energy of activation. सो इंजाइम वाला यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने इंजाइम पढ़ा कि इंजाइम होते क्या हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, फिर एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, हेलो एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, देन जो है ना मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम्स कैसे एंजाइम, पहले हमने पढ़ा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और फिर मॉडल कौन से हैं, यानी लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली डेफिनेशन में इसका यही होता है कि अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो मॉलिक्यूल जो है ना वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे, जब तक उन्हें किसी तरीके से एक्टिवेट ना किया जाए। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए द एनर्जी मस्ट बी एडेड टू cause molecule to react with one another is called the energy of activation। कि वो एनर्जी जो ऐड की जाती है ताकि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं।
नॉन लिविंग सिस्टम में जो है ना वो कहते हैं कि नॉन लिविंग सिस्टम में वी यूज़ हीट एज़ एनर्जी। कि नॉन लिविंग सिस्टम में हीट को यूज़ किया जाता है एज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इफेक्टिव कन्क्लूजन बिटवीन मॉलिक्यूल। क्लूजन का मतलब होता है टकराव, ताकि मॉलिक्यूल आपस में टकराव करें और केमिकल रिएक्शन हो। कि नॉन लिविंग सिस्टम में ऐसा होता है। लेकिन लिविंग सिस्टम में होता है कि हम हीट को एज़ अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं यूज़ कर सकते। व्हाई? आगे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों? क्योंकि जो लिविंग सेल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मेनली कंपोज्ड होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेनली टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि अबाउट वो कहता है 1000 जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक ही वक्त में एक सेल में चल रहे होते हैं, बीइंग कैरिड आउट इन सेल एट एनी टाइम। किसी भी वक्त जो है ना वो एक खास वक्त में, अगर आप एक वक्त में देखें तो वो हजार से तकरीबन हजार केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब एनर्जी रिक्वायर होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इस तरह के जितने ज्यादा रिएक्शंस के लिए। तो लिविंग सिस्टम जो है ना वो एनर्जी इतनी प्रोवाइड नहीं कर सकता एक ही वक्त में आप 1000 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो। तो क्या होता है कि जो लिविंग सिस्टम होता है वो आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क करता है। आइसो का मतलब होता है सेम। कि आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कंडीशन होती है उसमें रिएक्ट करता है। अब जो एक्साइटेड स्टेट होती है मॉलिक्यूल की वो आर रिएक्टेंट, या जो रिएक्टेंट होते हैं वो अचीव करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं उनके थ्रू ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो एक्वायर करते हैं। अब क्या है कि एंजाइम जो है यानी वो जब रिएक्ट करता है एक रिएक्टेंट के साथ ए के साथ, तो एक ए ई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी रिएक्टेंट एंजाइम्स ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स के जो दरमियान में आता है ये ए ई कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान वाला। तो द एनर्जी लेवल ऑफ ए ई कॉम्प्लेक्स, तो जो एनर्जी लेवल होता है ए ई कॉम्प्लेक्स का वो रीच कर जाता है टू द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी। ये रिएक्टेंट बी है इसके लेवल तक, तो ऑटोमेटिकली जो बी है वो ए के साथ बाइंड हो जाता है। तो इस तरह एक इंजाम प्रोडक्ट बन जाता है और रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट, और बाकी ई जो है वो रिलीज हो जाता है। जैसे ए और बी का एक प्रोडक्ट बन गया, ई जो एंजाइम है वो रिलीज हो गया। तो ये होता है ये आइसोथर्मल यानी बायोकेमिकल रिएक्शन की वो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और जब एनर्जी उनके लेवल तक आती है तो बी ने ए ई से रिएक्ट किया और ए बी एक प्रोडक्ट बन गया, जबकि ई जो है वो उसके साथ एंजाइम बी विदाउट बीइंग यूज्ड वो उससे सेपरेट हो गया। अब एंजाइम जो कहते हैं कि एंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी। एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करता है बाय चेंजिंग एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। के जो एनर्जी डिपेंडेंट के ऐसे प्रोसेस जो एनर्जी पे ही डिपेंड करते हैं उनको ये चेंज कर देता है एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में, कि वो आसाना तौर पे काम करें। दस जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यहाँ पे आप डेफिनेशन आके कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड बिगिन द रिएक्शन। कि वो एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में और एक बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ होती है, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो एंजाइम ग्रेटली रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जो है ना वो उस एनर्जी को बहुत कम करता है ताकि इजीली वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी की होती क्या है, किस तरह जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें तो सिंपली हीट को एज एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ किया जाता है, जबकि लिविंग सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग सिस्टम में अबाउट 1000 जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, कैरी आउट हो रहे होते हैं। इसलिए नेसेसरी है कि इसको जो है वो रिड्यूस किया जाए। जो लिविंग सिस्टम है वो आइसोथर्मल एनर्जी यूज़ करता है, और वो जब एनर्जी अचीव कर ली जाती है तो उसको उसके ऊपर फिर जो है केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उसने ए complex की example दी है। That's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press bell icon. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss factors affecting the rate of enzymatic action। कि जो इंजाइम्स का, अब इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो इंजाइम का एक्शन है वो किन चीज़ों किन फैक्टर की वजह से, जो कि कौन से आंसर हैं जो उसके स्पीड को इफेक्ट करते हैं या उसके रेट को कम ज़्यादा करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें। तो इसमें बेसिकली हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो एक तो टेम्परेचर होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, फिर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। देन पी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कि कितने एंजाइम्स होने चाहिए, किस तरह से एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है जो तादाद है वो
वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, किस तरह जो सबस्ट्रेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो रेट जो एंजाइमेटिक है वो मेजर किया जाता है, जो है ना मेजर किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एंजाइम्स का जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इसको हम इस मदद से इस की तरीके से मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितने सबस्ट्रेट जो हैं वो चेंज हुए हैं प्रोडक्ट में, और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं एक टाइम में। तो ये हमने देखना है। अब हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, जो फैक्टर्स में, कि जो फैक्टर एंजाइम को इफ़ेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हीटिंग जो होती है वो इंक्रीज़ करती है मॉलिक्यूलर की मोशन को, कि जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, हीटिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो उसको इंक्रीज़ हो जाती है उनकी मोशन। इस तरह जो मॉलिक्यूल होते हैं सबस्ट्रेट के और एंजाइम्स के, वो मोर क्विकली मूव करते हैं, जो जब हीट टेम्परेचर यानी इंक्रीज़ किया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन टू अकर इज़ इंक्रीज़। तो जब हीट इंक्रीज़ होती है तो इसलिए चांसेस ये भी ज़्यादा होते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो भी फास्ट होगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट करता है द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज ऑफ जस्ट 10 सेल्सियस इन द एक्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस इफेक्ट रिमेन्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो इस लाइन में वो यही कह रहा है कि जब आप एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, एक रिएक्शन का फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर था, अगर उसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया जाए तो वो जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। कि अगर एक टेम्परेचर एक रिएक्शन हो रहा था फॉर एग्जांपल 35 पे, तो अगर उसका टेम्परेचर 45 यानी कर लिया जाए, तो क्या होगा कि उस जो रिएक्शन है उसका रेट डबल हो जाएगा। लेकिन बट दिस इफेक्ट रिमेन्स अप टू सर्टेन लिमिट, लेकिन क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ कुछ लिमिट तक होगा। जब उस लिमिट से बियॉन्ड ये चला जाएगा टेम्परेचर, तो वो फिर एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर सकता है, और जो रिएक्शन है उसको भी तबाह कर सकता है। तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम प्रमोट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम जो होता है वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब यहाँ तक हो गया, ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर का, कि एक खास टेम्परेचर जिस पे एंजाइम परफेक्टली काम करता है और तेज स्पीड के साथ करता है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव दिस लेवल, लेकिन अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डिस्पाइट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन, तो क्या होता है कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था नॉर्मल, जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 है, तो जब 37 से अबव जाएगा टेम्परेचर, तो वो ऑटोमेटिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि वो होता क्या है कि वो उसमें जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हैज बीन डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जो एंजाइम का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और एंजाइम सेड टू बी द डी नेचर, ये जो है ना वो एंजाइम फिर डी नेचर हो जाते हैं, उनकी जो ओरिजिनल नेचर है, जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये रीजन है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव रेज किया जाता है टेम्परेचर, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसको डी नेचर कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि एंजाइम अनफोल्ड्स एंड द प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट इज ग्रेजुअली लॉस्ट। क्या होता है कि एंजाइम्स अनफोल्ड हो जाते हैं, उनकी जो फोल्डिंग है वो खराब हो जाती है, और जो प्रिसाइज स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो भी ग्रेजुअली लॉस्ट, आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। दिस टेम्परेचर विच कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम करता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, यानी वो हाई टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। अब ये बॉन्ड जो होते हैं ये मोर सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं टू टेम्परेचर चेंज और हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सबसे सेंसिटिव बॉन्ड है, जो हसास बॉन्ड है टेम्परेचर के, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऑल ह्यूमन जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 टू 38 सेल्सियस होता है। बट बैक्टीरिया जो होते हैं लिविंग इन हॉट स्प्रिंग में हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 सेल्सियस और हाई। तो इंसान में जो ह्यूमन का होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37 टू 38 सेल्सियस होता है, जबकि जो एनिमल्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो हॉट स्प्रिंग जो हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37 सेल्सियस है और इससे हायर है। सच एंजाइम जो हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल वाशिंग, ये जो एंजाइम्स है जो बायोलॉजिकल वाशिंग वगैरह वाशिंग पाउडर वगैरह में यूज होते हैं, ये हाई टेम्परेचर वाशिंग होते हैं, ये इनको हाई टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है।
अब दूसरी चीज़ है, यहाँ तक ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बाद के ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया का वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। अब हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर के बारे में। तो अगर एक टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का रिड्यूस किया जाए नियर टू और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, के वो पॉइंट जिस पे वो फ्रीज हो जाए, तो एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं और नॉट डीनेचर। एंजाइम की शेप चेंज नहीं होती, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो दे विल रीगेन देयर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस व्हेन हायर टेम्परेचर आर रिस्टोर्ड। तो अगर जब हायर टेम्परेचर, दोबारा टेम्परेचर को हाई कर लिया जाए, तो वो अपनी कैटालिटिक जो इफेक्ट है या जो एक्टिविटी है वो दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, इस टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इस टेम्परेचर वाले पोर्शन में 3 चीज़ें कवर हुई हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसको बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपनी बेस्ट एक्टिविटी जो है ना वो देखें पीक पे हो रही है। देन यहाँ पे आएगा, ये मिनिमम टेम्परेचर होगा, और ये जो होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, यानी 90 वाला। तो मिनिमम पे क्या होता है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जबकि मैक्सिमम पे क्या होता है कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल इन टेम्परेचर वाले टॉपिक में। अब हम बात करते हैं कि पीएच के बारे में, कि पीएच क्या होती है, कैसे जो पीएच है वो एक एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब सेम लाइक उसी जिस तरह हमने ऑप्टिमम और टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पढ़ा, अब इसी यही बात जो है ना अप्लाई होती है पीएच पे, कि हर एंजाइम की जो है ना वो फंक्शन करता है इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर पीएच पे। एक खास पीएच चाहिए होती है हर एंजाइम को काम करने के लिए। एक नैरो रेंज ऑफ पीएच जिस पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड। एक एंजाइम्स वो अ, थोड़ी सी जो स्मॉल सी नैरो रेंज होती है पीएच की, जिस पे एक एंजाइम परफेक्टली काम करता है मैक्सिमम रेट से, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम कन्फर्मेशन जो होती है, एंजाइम भी जो होता है वो मोर टेम्परेचर की तरह पीएच की पीएच के भी सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू पीएच होता है चेंजेस। जब पीएच, बिकॉज जो पीएच के इन्फ्लुएंसेस होती हैं वो भी चेंज करते हैं अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स होते हैं, वो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम्स का टर्शरी यानी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प भी करते हैं। स्लाइड चेंज होती है पीएच में, वो एंजाइम्स में काज कर देती है आयोनाइजेशन of amino acids of the जो ऑफ द एंजाइम, देयरफॉर दे बिकम इनएक्टिव टेम्परेरी। तो अगर पीएच में जो चेंज आती हैं, तो उसकी वजह से एंजाइम्स का जो होता है आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, वो भी एंजाइम में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये था ऑप्टिमम पीएच, और फिर उसने कुछ बताया कि अगर उसमें चेंज आ जाती है पीएच में, तो क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि एक्सट्रीम चेंजेस, अगर एक्सट्रीम चेंजेस होती हैं ऑप्टिमम पीएच में, तो वो अल्टर कर देता है जो आयनिक चेंज होती है, आयनिक चार्ज होते हैं ऑफ द एसिटिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम, एंड देयरफॉर डिसरप्ट द आयनिक बॉन्डिंग दैट हेल्प टू मेंटेन द स्पेसिफिक शेप ऑफ द एंजाइम। क्या होता है कि एक तो हो गया ऑप्टिमम पीएच के, जब पीएच मुनासिब होती है, जो उसको चाहिए होती है, जिस पे एंजाइम परफेक्टली काम करते हैं, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, अगर पीएच थोड़ी सी चेंज हो, तो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर पीएच में से हायर चेंजेस हो जाए, ज़्यादा चेंज हो जाए, तो जो एंजाइम्स के जो चार्ज होता है आयनिक चार्ज, और वो एसिटिक या बेसिक नेचर जो एंजाइम की होती है वो चेंज हो जाती है, और उसका टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब जो कुछ जो थे एंजाइम, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उसने दिया हुआ है। जैसे वो कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम मोस्ट एंजाइम्स का है वो फॉल करता है पीएच 6 टू 8, यानी इस खायर तकरीबन जो होता है ना वो वीक एसिड और खायर बेस जो है ना, वीक बेस, इस तरह का जो है ना वो पीएच में मोस्टली जो एंजाइम्स है वो काम करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। सम एंजाइम जैसे जो पेपेन है फ्रॉम ग्रीन पपाया, जो आपको ग्रीन पपाया से मिलता है, पपीता से, वो बहुत एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया में काम करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं, आपके स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिन है, वो एक्टिव होती है एसिडिक मीडियम पे एट 2 पीएच। पेप्सिनोजन ये से वो पेप्सिन में एक्टिव होती है पीएच 2 पे, यानी एसिडिक होती है। और ट्रिप्सिन जो होती है वो इनएक्टिव होती है इस पीएच पे, यानी 2 पे। जो और ट्रिप्सिन जो होती है ये एक्टिविटी करती है अल्कलाइन मीडियम एट 8 पीएच 8 पे। तो ये डिफरेंस होता है कि ऑप्टिमम पीएच क्या है, फिर डीनेचुरेशन क्या होती है जब पीएच में ज़्यादा चेंजेस हो जाए, फिर कुछ जो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन का 2 पीएच है ऑप्टिमम, और ट्रिप्सिन का 8 पीएच है। तो ये था ऑप्टिमम पीएच, जहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था कौन क्या, अब जो इसके बारे में हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया कि पीएच कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम के रिएक्शन को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या होता है।
इफेक्ट जो एंजाइम की एंजाइम की रिएक्शन के दौरान जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। अब प्रोवाइडेड अगर एंजाइम को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो प्रोवाइड की जाती है, जो मेंटेन की जाती है कि कोशिश की जाती है कि वो हाई लेवल में हो, अनलिमिटेड यानी अवेलेबिलिटी होती है जो होते हैं सबस्ट्रेट की उसकी। अब ऑन द अदर हैंड जैसे कि पीएच और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, यानी पीएच और टेम्परेचर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो, तो बिकम जो एंजाइम जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के। हमारे पास अब टेम्परेचर भी है, परफेक्ट काम कर रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एंजाइम कितने हैं, क्योंकि जितने एंजाइम होंगे उतनी एक्टिव साइट्स और उन्हीं के साथ ही बॉन्ड बनेगा, तो तभी रिएक्शन होगा। तो इसलिए आप जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इफ देयर इज ओनली वन, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम हो सिस्टम में, तो इट कैन कन्वर्ट हंड्रेड्स ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स बट इट लाइक्स मोर टाइम, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम। तो क्या होता है कि अब जब टेम्परेचर और जो पीएच है वो दोनों इसके लिए फेवरेबल है, लेकिन अब रिएक्शन डिपेंड कर रहा है एंजाइम पे कि एंजाइम की कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्शन में। तो अब ये देखना होगा, अगर वो कह रहा है कि 100 या आपके पास एक ही एंजाइम है एक सिस्टम है, तो वो हो सकता है वो हज़ारों जो सबस्ट्रेट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन इसके लिए बहुत सा टाइम चाहिए होगा। तो इन जैसे-जैसे एंजाइम की बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज़ हो जाएँगी। तो जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज़ हो जाएँगी तो जो सबस्ट्रेट है उनको ज़्यादा एक्टिव साइट मिलेंगी ताकि वो बॉन्ड बना सकें, और जब वो बॉन्ड बनाएँगे तो वो तेज़ी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएँगे। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो परसिस्ट रहता है टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। इक्विलिब्रियम स्टेट अब क्या होगी कि जितने एंजाइम है उतने ही जब स्टेट हो जाएँगे, सबस्ट्रेट दोनों जब इक्वल हो जाएँगे तो वो ये एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो इस तरह आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन विल हैव नो इफेक्ट अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जब दोनों की फॉर एग्जांपल ये 50 सबस्ट्रेट है तो 50 एंजाइम हो गए, तो अब जो है ना वो इस रिएक्शन ये मज़ीद प्रोसीड नहीं करेगा, बल्कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर आप सबस्ट्रेट हैं ही 50, तो आप इसको 51 कर लें या 52 कर लें, तो आप रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बहुत मैटर करती है इस केमिकल रिएक्शन में कि एंजाइम कितने हैं आपके पास। जितने एंजाइम होंगे रिएक्शन उतना होगा और उतना फास्टर होगा, जितनी बाइंडिंग साइट यानी बाइंडिंग साइट्स वगैरह अवेलेबल होंगी सबस्ट्रेट को। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो जिस तरह एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने पढ़ी कि वो मैटर करती है कितने एंजाइम हैं, कितनी बाइंडिंग साइट है, यानी कितने रिएक्शन बनेंगे और कितना प्रोडक्ट में चेंज होंगे। इस तरह जब बाकी सब कंडीशन यानी अदर कंडीशन पीएच टेम्परेचर कैप कांस्टेंट हो, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी मेंटेन की जाए हायर लेवल पे, यानी एंजाइम भी आपको बहुत मुयसर हों, तब जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। जितने आपके पास सबस्ट्रेट होंगे ज़ाहिर सी बात है उतने ही रिएक्शन होंगे और उतने ही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो इस तरह आप जो कंसंट्रेशन एस यानी वो इंक्रीज़ करता है वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन एट फर्स्ट। तो जितने सबस्ट्रेट होंगे उतना रिएक्शन तेज़ होगा। तो द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच एट अ मैक्सिमम वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि रिएक्शन मैक्सिमम अटेन कर लेगा। अब क्या था, यहाँ से जो है ना वो सबस्ट्रेट ऐड करते गए तो ये एक रिएक्शन आ गया। जैसे सैचुरेशन का मतलब होता है कि जब सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो बाइंड ऑक्युपाइड हो जाती हैं, उन सबके साथ जो होते हैं आपके सबस्ट्रेट वो अटैच हो जाते हैं, तो तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और यहाँ पे सैचुरेशन के तमाम एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाते हैं और फिर ये रिएक्शन मुनासिब जो है वो इक्विलिब्रियम में चलता है। अब राइज इन वी इज डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विद फर्दर इंक्रीज इन एस। अब जब यहाँ से एस आप मजीद ऐड करेंगे, लेकिन ये जो एस है वी है ये फर्दर डिक्रीज ही होगी। द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज बाय एनी फर्दर राइज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, चाहे इसमें जितने मर्जी सबस्ट्रेट वगैरह ऐड कर लें। दिस बिकॉज ये इस वजह से होता है क्योंकि ऑल जो एक्टिव साइट्स हैं यानी एंजाइम्स की वो ऑक्युपाइड कर ली गई है बाय एंजाइम बाय सबस्ट्रेट, जिसको सैचुरेशन कहते हैं। कि जितने एंजाइम थे आपके पास, फॉर एग्जांपल 50 एंजाइम थे, तो उन 50 एंजाइम के साथ जो है ना वो 50 के 50 सबस्ट्रेट अटैच हो गए। तो अब जो है ना वो मज़ीद जगह ही नहीं है ताकि कोई मज़ीद सबस्ट्रेट अटैच हो सके। तो इसलिए आपको नो एंजाइम इज़ लेफ्ट फ्री टू फाइंड एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। आपको मॉलिक्यूल आपको एंजाइम बचा ही नहीं है जिसके साथ कोई सबस्ट्रेट वगैरह अटैच हो जाए। सो ये था कंसंट्रेशन के ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा। उसके आगे 3 टाइप्स पढ़ी कि ऑप्टिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। फिर हमने पीएच के बारे में पढ़ा और पीएच कैसे जो है थोड़ी पीएच कैसे चेंज करती है और ज़्यादा पीएच कैसे एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन पढ़ी कि एंजाइम ज़्यादा हों तो क्या जो है ना वो सबस्ट्रेट क्या ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं, या एंजाइम कम हो तो क्या होगा। फिर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।
Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing good. In this video, I'm going to talk about enzyme inhibition. अब इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना, टू होल्डिंग बैक यानी स्टॉप कर देना। अब ये चीज़ें होती हैं, एक फिनोमेना है इन विच एंजाइम्स फेल्स टू कैटालाइज अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम्स इनहिबिशन। क्या होता है कि एक फिनोमेना, एक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। ये होता इस वजह से है कि द मॉलिक्यूल विच रिएक्ट विद एंजाइम्स बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंजाइम्स इनहिबिटर्स। क्या होता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना था एंजाइम के साथ, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है जो आगे डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसको कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। यानी उस प्रोसेस को जिसमें एंजाइम फेल हो जाते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने में, उसको एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो आके एंजाइम के साथ बाइंड होता है और वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, उस मॉलिक्यूल को एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो जो एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम का एक नॉर्मल पार्ट है एक्टिविटी का। ये उनकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है उसका एक नॉर्मल पार्ट है विद इन द सेल के अंदर। बट सम टाइम व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज एंजाइम्स इनहिबिशन इट मे बिकम डेंजरस फॉर लाइफ। क्या होता है कि वो कहता है कि एंजाइम इनहिबिशन जो है ये एक नॉर्मल सा डेली रूटीन का एक पार्ट है एंजाइम की एक्टिविटी का, लेकिन तब ये डेंजरस हो जाता है जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये हो, एंजाइम यानी इनहिबिशन हो। द मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज इनहिबिटर, अब जो मॉलिक्यूल इनहिबिटर एज अ इनहिबिटर काम करते हैं, यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं और वो डिजायर प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते। इनमें अब पॉइजन्स हैं, यानी जहर, साइनाइड भी एक पॉइजन है, देन एंटीबॉडीज हैं। कोई ऐसी चीजें जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है लेकिन वो आगे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती। एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, पेनिसिलिन है, मैं जैसे जो ड्रग वगैरह है, फिर सल्फा ड्रग है। ये सारी जो है ये ऐसी इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम्स को इसकी एक्टिविटी में इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिशन में बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब ये दो तरह की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो दो तरह की होती है एंजाइम इनहिबिशन। एक होती है कॉम्पिटिटिव और दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, टाइप ऑफ इनहिबिशन होती है इन विच एंजाइम एक्टिविटी इज ब्लॉक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल that compete with the substrate for binding to the active site is called competitive inhibition। क्या होता है कि competitive जो inhibition होती है, इसमें एक जो मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर देता है। एक केमिकल है जिसकी प्रेजेंस जो है वो compete करती है सबस्ट्रेट के साथ, यानी ये एंजाइम है, इसका ये साथ इसके सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे एंजाइम था तो इसके साथ आके ये कोई इनहिबिटर अटैच हो जाता है और वो बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें जो इन एक दूसरा मॉलिक्यूल था इनहिबिटर जिसने सबस्ट्रेट की जगह ले ली है और उसके साथ compete करके वो प्रोसेस कर लिया है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, यानी इस लिए जो है ना एंजाइम्स को मुश्किल नहीं होती, या एंजाइम उसको इनहिबिट रोकता नहीं है क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है। सो फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इसलिए ये सबस्ट्रेट की तरह का होता है, इसलिए ये इजीली एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट सिमिलर इनफ टू, लेकिन ये सबस्ट्रेट की तरह फुली सिमिलर नहीं होता क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड द एनालाइज एंजाइम्स कैन नॉट कैटालाइज इट फ्रॉम फॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट। क्योंकि ये बिल्कुल उसका स्ट्रक्चरली तो बिल्कुल ये सबस्ट्रेट की तरह होता है, लेकिन उसकी तरह इसका प्रॉपर्ली ये उसकी फॉर्म का नहीं होता क्योंकि इसको एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। अब जो कंपेटिटिव इनहिबिशन होती है ये यूजुअली टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी यानी थोड़े से टाइम के लिए होती है, और एंजाइम्स को जो है ना इनहिबिट इवेंचुअली लीव्स द एंजाइम, और एंड पे जो है ना एंजाइम को लीव कर जाते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्योंकि रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद उसको रिवर्स करते हैं, यानी दोबारा वापस चले जाते हैं, उसको एंजाइम को छोड़ जाते हैं, इसलिए इनको रिवर्सिबल इनहिबिशन इसको कहते हैं। अब दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ, क्या होता है कि लेवल ऑफ इनहिबिशन जो होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। रिलेटिव अमाउंट ऑफ जो है ना सबस्ट्रेट और इनहिबिटर पे डिपेंड करता है, सिंस दे आर कंपीटिंग फॉर प्लेसेस इन एंजाइम एक्टिव साइट, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर्स होते हैं, ताकि एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई किया जाए। देयरफॉर अगर जो कंसंट्रेशन है वो ऑफ द सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की इंक्रीज की जाए टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर द एक्टिव साइट इज
will usually be occupied by the substrate। तो क्या कहता है कि अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा डालेंगे इनहिबिटर से, तो जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा प्लेसेस जो है ना वो एक्टिव साइट की ऑक्यूपाई कर लेंगी एज कम्पेयर टू इनहिबिटर। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है जी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी है। An example of inhibitors is malonate। malonate वो कह रहा है कि या malonate जो है वो एक किसकी एग्जांपल है इनहिबिटर की। अब जो succinate है ये डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट, जो फ्यूमारेट की फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है, फॉर्म सुसिनेट और फिर सुसिनेट बनाता है, इज कंपेटिटिवली इनहिबिटेड बाय मेलोनेट। इसको मेलोनेट से इनहिबिट किया जाता है। ये देखें ये एंजाइम था, इसके साथ सुसिनेट ने फॉर्म बॉन्ड बनाना था और बनाना फ्यूमारेट था, लेकिन क्या हुआ कि एंजाइम के साथ आके एक इनहिबिटर जो है वो उसकी जिसको मेलोनेट कहते हैं वो इसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देती है। जैसे मेलोनेट इसके जगह आके अटैच हो गया तो नो प्रोडक्ट फॉर्म। बनना ये था फ्यूमारेट लेकिन ये प्रोसेस हो गया, तो ये होती है एंजाइम इनहिबिशन। अब जो इम्पोर्टेंस होता है वो कंपेटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं इज इट सपोर्ट्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये जो होता है ना इनहिबिटर्स हैं ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस को जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि जो एंजाइम है वो बिल्कुल जो है ना वो की तरह होते हैं और जो सबस्ट्रेट है वो लॉक की तरह होते हैं। इट शोज दैट सब्सटेंसेस व्हिच आर सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। तो वो कहता है कि ये दिखाते हैं ये जो सब्सटेंस होते हैं, इट शोज दैट सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर होते हैं ये एंजाइम के साथ बेस्ड आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम, वो एंजाइम से एक्टेड नहीं हो सकते। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनको ड्रग के तौर पर भी यूज किया जाता है इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ताकि जो बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं जो डिजीज काजिंग होते हैं उनके अगेंस्ट भी काम किया जाता है। एंटीबायोटिक्स नोन एज सल्फोनोमाइड्स आर यूज्ड टू कम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है जिसको सल्फोनामाइड कहा जाता है ये यूज की जाती है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ कम्बैट किया जाए। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स। जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इन नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं अदर देन एक्टिव साइट के अलावा। द अदर बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक, कोई एक तो होती है ना एक्टिव साइट जहाँ पे जो है ना वो सबस्ट्रेट बॉन्ड होते हैं या कम्पेटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम में एक्टिव साइट के बजाय किसी और साइट पे बॉन्ड होते हैं जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। The non-competitive inhibitors inactivate the enzyme temporarily। तो कहता है जो टेम्परेरीली ये जो इनहिबिटर्स होते हैं जो नॉन कम्पेटिटिव होते हैं ये इसको टेम्परेरीली जो एंजाइम है उसकी फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटेशन और दे डीनेचर द एंजाइम परमानेंटली। तो ये दोनों तरह से या रिवर्सिबल भी नॉन कम्पेटिटिव हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी नॉन कम्पेटिटिव हो सकते हैं। अगर वो उसको टेम्परेरीली जो है ना टेम्परेरीली ब्लॉक करेंगे एंजाइम्स को तब हम उसको रिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे, और अगर उसको एंजाइम की वो नेचर को ही चेंज कर देंगे डीनेचर कर देंगे तो हम उसको फिर इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहेंगे। अब रिवर्सिबल जो नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम्स होते हैं वो इनहिबिटर्स वर्क नॉट बाय प्रिवेंटिंग, वो सिर्फ ये काम नहीं करते कि प्रिवेंटेड द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है कि ये जो रिवर्सिबल होते हैं ये करते हैं कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसको ही सिर्फ प्रिवेंट नहीं करते बल्कि ये प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ताकि एंजाइम का जो प्रोडक्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो ना बने। सो दे प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो ये इस तरह जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में स्टॉप करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। जो फीडबैक इनहिबिशन है वो इसकी एक एग्जांपल है नॉन कम्पेटिटिव रिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ऑन द अदर हैंड जबकि इसके मुखालिफ अगर बात की जाए इरिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम की, तो जो इनहिबिटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को बाय ऑल्टरिंग द इट्स शेप, कि वो एंजाइम की शेप को चेंज करके इसके जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो दैट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड नहीं हो सकते। जो इरिवर्सिबल नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है इसमें आता है साइनाइड जो बहुत जो है वो डेंजरस जहर है, एंड साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, और कुछ साल्ट जो होते हैं हैवी मेटल के वो भी इसमें आते हैं। अब साइनाइड जो होते हैं ये पोटेंट पॉइजन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये एक ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट करके एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, लाजमी है। ये ब्लॉक कर देते हैं जो एक्शन ऑफ एंजाइम्स होता है बाय कंबाइनिंग विद आयरन, आयरन के साथ कंबाइन होकर जो प्रेजेंट होता है इन प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी उसके साथ डायरेक्टली वो बॉन्ड बना लेते हैं।
आयंस ऑफ हैवी मेटल, अब इसमें जो आयंस ऑफ हैवी मेटल होते हैं वो भी जो होते हैं वो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव के रोल प्ले करते हैं। इनमें सच एज मरकरी है। अब जो आयंस हैं ऑफ हैवी मेटल, मरकरी है, सिल्वर है एंड कॉपर है, यानी HEAG एंड Cu कंबाइन होते हैं विद थायोल SH ग्रुप इन द एंजाइम, एंजाइम के साथ और ब्रेकिंग कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज को। जब डाइसल्फाइड ब्रिज ब्रेक हो जाते हैं तो ये ब्रेक जो होते हैं ये थे इंपॉर्टेंट थे ताकि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो मेंटेन रख सकें। ये जब ब्रिज प्रॉपर हो जाते तो एंजाइम बिकम डीनेचर एंड इनएक्टिव, तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा इसको वो नहीं आप खुद को दोबारा वो मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डीनेचर हो गई। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press bell icon and write your positive and negative feedback in comment box. Also give suggestion for improvement. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna discuss classification of enzymes. तो हम इस वीडियो में जो है ना वो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स। अब इंजाइम्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप दैट दे कैटलाइज, कि जो वो रिएक्शन कैटलाइज करते हैं उसकी बेस पे, और दूसरी चीज़ होती है कि सबस्ट्रेट की बेस पे जिस पे इंजाइम एक्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ों के लिहाज से इंजाइम को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है कि बेसिस ऑन द रिएक्शन ऑफ दैट दे कैटलाइज, और दूसरा बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट विच आर एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स, और सबस्ट्रेट के लिहाज से। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप के लिहाज से जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब जो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर है उसमें एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो रिएक्शन टाइप पे बेस होती है या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे। ये दिया था बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर वगैरह जो नेमिंग वगैरह की थी एंजाइम की वो रिएक्शन टाइप पे दी थी। अब इसकी जो रिएक्शन टाइप के लिहाज से एंजाइम की अगर देखी जाए तो 6 इसको क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है पहली, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कि जिसके आगे ASCS यानी एजेस आएगा या एज आएगा वो एंजाइम होगा। दूसरा है जी ट्रांसफेरेजेस, तीसरा है हाइड्रोलेजेस, चौथा लेजेस, पांचवा जो है ना वो पांचवा जो है वो आइसोमेरेजेस, और छठा जो है वो लाइकेजेस। तो ये 6 जो है ना एंजाइम की क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स। अब हम जो है ना वो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो कहता है कि दीज एंजाइम्स कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इसके नाम में ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि ये एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं ऑफ देयर सबस्ट्रेट की, अपने सबस्ट्रेट की, एंड एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन और H plus ions from or to the substrate. For example, cytochrome oxidases ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम। क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम होता है ये एंजाइम्स कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है जो इसका सबस्ट्रेट होता है, और उसको उस पे एक्ट करके उसमें से या तो H प्लस रिमूव कर देता है यानी एक प्रोटॉन, या फिर उसमें ऐड कर देता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जैसे कि उसने एग्जांपल में दिया है साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है, जो ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को। ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। दूसरा है जी ट्रांसफेरेजेस। अब जो ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स होते हैं ये कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इनका जो खास है आप इसके नाम से ही ज़ाहिर है ट्रांसफर करता है चीज़ों को। तो कहता है कि ये जब एंजाइम एक चीज़ कैटलाइज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन तो ये ट्रांसफर करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप ये ट्रांसफर करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे में। जो केमिकल ग्रुप होता है ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस इज नॉट अ फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में नहीं होता। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। जो हमने पहले पढ़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें हमने पढ़ा कि एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो हाइड्रोजन आयन को जो है वो एक सबस्ट्रेट से दूसरे में जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन करता है या ऐड करता है या उसको रिमूव करता है। जबकि ट्रांसफेरेजेस में हमने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा था उसमें जो एक फंक्शन ग्रुप होता है सबस्ट्रेट में उसको एक सबस्ट्रेट से दूसरे में ट्रांसफर करता है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, और इसकी एग्जांपल हमने देखी है हेक्सोकाइनेज। तीसरा है जी हाइड्रोलेसिस।
अब जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स अबाउट अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ, यानी इसके नाम लेसिस का मतलब मोस्टली जो है ना वो वर्ड लाइसिस लेसिस ये ब्रेक डाउन में आता है। अब कहता है कि ये लार्ज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर वंस बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की ब्रेक डाउन करके उसमें जो है जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल में तोड़ता है एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, और उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको वो ब्रेक करता है वाटर ऐड करके उसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनको स्मॉलर वन में तोड़ता है। एग्जांपल जो है इसमें प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है और ट्रिप्सिन है। ये एंजाइम जो है ना ये हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं स्मॉलर में। अदर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट वर्क इन डाइजेस्टिव ट्रैक आर आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। और जो कुछ एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कर रहे होते हैं काम उनको वो भी हाइड्रोलिसिस होते हैं, पानी को ऐड करके कुछ जो लार्जर मॉलिक्यूल उनको स्मॉलर में ब्रेक। नेक्स्ट है जी लाइसिस एंजाइम। अब जो लाइसिस एंजाइम होते हैं ये कैटालाइज करते हैं जी, एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विद हाइड्रोलाइसिस। ऊपर हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या था कि वो जो वाटर ग्रुप था उसको उसकी ब्रेक डाउन करते थे, एडिंग वाटर हाइड्रोलाइसिस एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, कि वो वाटर को ऐड करके एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करते थे। इसमें क्या होता है कि वाटर को विदाउट वो हाइड्रोलाइसिस वाटर को एंटर किए हुए बगैर जो होता है वो ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड की और रिमूवल करते हैं ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस के। फॉर एग्जांपल वो हिस्टाडीन है, डी कार्बोक्सिलेज है, ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन हिस्टाडीन, फार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामीन, और उसको हिस्टामीन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। ये लेसिस का काम है। नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस। अब आइसोमेरेसिस जो है ना, आइसो का मतलब मोस्टली स्वयं में आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ब्रिंग अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड thus फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम द अदर, कि एक मॉलिक्यूल का जो आइसोमर है बिल्कुल उसी का जो है ना वो सेम स्ट्रक्चर वाला बनाते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ जो इंट्रामॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ही जो इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है उसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी चीज़ों को आगे जैसे OH ग्रुप को चेंज कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह, इसको जो है ना वो आइसोमेरेसिस कहते हैं कि सेम जो है ना उसी प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं थोड़ा। फॉर एग्जांपल फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज चेंज ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, के इसमें सिर्फ पोजीशन कुछ रीअरेंजमेंट करके जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था उसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर दिया है, जो आइसोमेरेसिस एंजाइम है। नेक्स्ट है लाइगेजेस। अब ये जो लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं ये ब्रिंग अबाउट करते हैं जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल को जो है ना वो जो है वो जॉइन करते हैं। लाइगेजेस का दूसरा जो नाम है वो है सिंथेटेसिस के। सिंथेसिस का मतलब ही होता है बनाना, जोड़ना। द एनर्जी ड्राइव्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी ड्राइव की जाती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पॉलीमरेज जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है फॉर लिंकिंग मोनोमर्स इनटू ए पॉलीमर, कि एक जो मोनोमर्स हैं उनको लिंक करके वो एक पॉलीमर बनाता है। अब नीचे उसने जो एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन रिडक्शन जो है वो रिएक्शन टाइप पे ऑक्सीडो वो रिडक्टेसेस की उसने एग्जांपल दिया कि जैसे ए रिडॉक्स है और बी ऑक्सीडेशन है, तो ए ऑक्सीडेशन बी रिडक्शन कर गया है कि एक की ऑक्सीडेशन हुई है दूसरी की रिडक्शन हो जाती है। ट्रांसफरेजेस में उसने देखें ए के बाद जो है ना बी प्लस सी, ए के पास जो है ना वो उसने एक सबस्टेट से दूसरे में जो है वो ट्रांसफर कर दिया उसको। हाइड्रोलाइसिस में देखें कि जो है ना उसने वाटर को ऐड करके उनकी ब्रेक डाउन कर दिया बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, वो OH अलग हो गया। लेसिस में देखें कि जो रिवर्स रिएक्शन सिंथेसिस जो है ना रिएक्शन की हुई है, ए बी हुआ है और ए प्लस बी हो गया। आइसोमेरेसिस में देखें ए बी सी था, उसकी सी को जो है ना उसने सेंटर में ले आया तो वो आइसोमेरेज हो गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। लाइगेसिस में सिंथेसिस होती है, एटीपी से जो है ना उसने एक फास्फोरस को अलग करके एडीपी में चेंज कर दिया। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेस ऑफ जो है वो रिएक्शन। नेक्स्ट हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्टेट के, सबस्टेट के लिहाज से एंजाइम्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो एंजाइम जो है ना वो क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ सबस्टेट दे यूज, के जो सबस्टेट्स यूज करते हैं। सम दो एग्जांपल हैं इसके, प्रोटीएजेज है, लाइपेजेज है, कार्बोहाइड्रेजेज है एंड न्यूक्लियस है। अब नेम से जो है ना इसके इंडिकेट हो रहा है कि ये जो प्रोटीएजेज है वो प्रोटीन को डील करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का सबस्ट्रेट है, और जो लाइपेजेज है वो लिपिड उनका है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कार्बोहाइड्रेट है, और जो न्यूक्लियस है उसका RNA DNA है। अब प्रोटीएजेज में अगर देखा जाए तो एंजाइम जो एक्ट अपॉन करते हैं प्रोटीन पे,
इसमें एग्जांपल आता है जी पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो दोनों जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, और जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स में यानी सिंगल अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अमाइनो जो पेप्टाइडेजेज हैं वो एंड कार्बोक्सिलो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज है, ये डाइजेस्ट करते हैं जी पेप्टोन्स को इनटू डाइपेप्टोन्स में। और जो इराप्सिन है ये डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टोन्स को पेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड में, यानी ये प्रोटीजेज का काम है कि ये लार्जर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्मॉलर में तोड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है लाइपेजेज। लाइपेजेज जो एंजाइम्स हैं ये हाइड्रोलाइज करते हैं जी लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोज, ये जो लार्ज लिपिड के मॉलिक्यूल हैं उनको ये बिल्कुल स्मॉलर सब यूनिट में लिपिड के यूनिट में तोड़ते हैं। एग्जांपल इसकी जो है वो पैंक्रियाटिक लाइपेजेस है, जो आपके पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। नंबर 3 पे जी कार्बोहाइड्रेजेस, नेम से ज़ाहिर है कि जो कार्बोहाइड्रेट ये जो एंजाइम होते हैं ये काज करते हैं जी ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल इसमें क्या है, अमाइलेज जो है वो जो स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन को माल्टेज में चेंज करते हैं। जो सेलुलेज है वो डाइजेस्ट करती है सेलुलोज को जो सेल वॉल वगैरह में पाई जाती है। माल्टेज जो है ये डाइजेस्ट करती है माल्टोज को। सक्रेज जो है ये सक्रोज को करती है, और जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को करती है इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे न्यूक्लियसेस। अब न्यूक्लियसेस जो है ना ये इन्वॉल्व होता है ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसकी जो एग्जांपल है डीएनएजेस है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है आरएनए इनटू राइबोन्यूक्लियसेस यानी आरएनएजेस। और डीएनएजेस के अगर देखा जाए तो ये डीएनए को इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में ब्रेकडाउन करता है, और जो एटीपीएस है वो काज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इन मसल्स। तो ये थी एंजाइम की क्लासिफिकेशन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो ऑफ classification of enzyme on the basis of reaction and on the basis of substrate, जिसमें हमने जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स एंजाइम डिस्कस किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह